लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देख लिया था। ठीक है, वो ग्राफ में आपको पता है उसकी रेंज देख ली थी, इंटीजर होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली थी। प्रॉपर्टीज क्या थी कि अगर इंटीजर चला गया अंदर तो इंटीजर बाहर आ जाएगा। दूसरा, अगर इंटीजर ऐड हो रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, इंटीजर को बाहर रख देगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी कि अच्छा ये थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू या तो जीरो होती है या -1 होती है। कब? जब एक्स इंटीजर है तो जीरो, एक्स नॉन इंटीजर है तो -1। यही थी, यही बताई थी मेरे ख्याल से। एक्स प्लस एन हो गया अगर वो के बराबर है। अच्छा के नहीं बराबर, ठीक है। हाँ, अगर चौथी बात, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो किसी के बराबर है तो एक्स आपका कहां से कहां लाई करेगा, के से लेकर k+1 के बीच में, के से k+1 के बीच में। के वैल्यू आ रही है तो अगर के से k+1 में एक्स जो है, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आ रही है, तो अगर 2 होती वैल्यू तो भी 2 निकलती, 2.1 होती, 2 भी 2, 2.3 होती, 2.9 होती, 2.99 होती। 3 से पहले पहले की कोई भी एक्स की वैल्यू होती, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 निकालता आंसर। ठीक है, और एक वो हमने प्रॉपर्टी देख ली थी, प्रॉपर्टीज में आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1/n प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2/n से आप चलते जा रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस n-1/n। ठीक है, ये वैल्यू बराबर होती है nx, ग्रेटेस्ट इंटीजर nx के। ठीक है, हमने प्रूफ कर लिया था इसको x प्लस 1/2 में और x प्लस 2/3 तक। ठीक है, 2 पार्ट कर लिए थे इसके, और ये n तक आप ले जाओ तो ऐसी nx के बराबर आती है। इतनी बातों को क्वेश्चन भी कर लिया था। और मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में कॉस एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर टेन एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर सेक एक्स इज इक्वल टू कितना होगा जब आपका x बिलोंग्स टू 0 to π/4। 0 to π/4 है, हाँ ठीक है। x बिलोंग्स टू 0 to π/4 ओपन इंटरवल है, उस पर x की वैल्यू अगर 0 से π/4 जा रही है, इसमें क्या होगा आपको पता है, ये वही पिछले क्वेश्चन की तरह कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखूंगा, इसमें कोई वेरिएबल प्लस एक इंटीजर रखा हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर सेक एक्स आ रहा है, कुछ भी आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, वो आंसर तो इंटीजर ही देगा। ये इंटीजर को बाहर रख देगा और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x बन जाएगा, वो दोनों इंटीजर बन जाएंगे। आओ दिखाई देता हूं एक बार और। पिछले क्वेश्चन से सीखते हुए आपको इसके अंदर पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 10x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर sec x ये लगा हुआ है। इसमें आपका 10x जो लगा हुआ है वो बाहर रख देगा किसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर sec x को। फिर आपको पता है cos x लगा हुआ है, cos x इन दोनों को बाहर रख देगा। और फिर sin x लगा हुआ है, वो यहां sin x के बाद पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो इन तीनों इंटीजर को बाहर रख देगा। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1/√2 के बीच में रहेगी, मतलब 1 से छोटी रहेगी। 1/√2 से छोटा है। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 से छोटी वैल्यू गई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर कितना निकालेगा, 0। सिमिलर तरीके से कॉस की वैल्यू 1/√2 से लेकर 1 के बीच में जाएगी। ठीक है, जो कि आपका छोटा है 1 से। 1 तो नहीं होती कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यू 1 कहां पर होती है, जब x 0 होता है। x 0 तो नहीं है। आपको पता है कॉस की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में 1/√2 से 1 के बीच में रहेगी, तो 1 से छोटा है वो भी 0 निकालेगा। tan की वैल्यू आपको पता है tan x जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगा। भाई अगर x की वैल्यू π/4 हो जाती है, x की वैल्यू कितनी हो जाती है, π/4। x की वैल्यू अगर π/4 हो जाती है तो ये कितना आंसर निकाल देता, 1। तब ये 1 निकालता, लेकिन अभी तो इसने 1 नहीं निकाला है। ठीक है, तो 1 से छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाएगी, कितना आंसर निकलेगा, 0। sec x के बारे में आपको पता है कि sec x की वैल्यू आपके पास 1 से लेकर √2 के बीच में रहेगी, जब x ये है। x अगर 0 से π/4 है तो आपको पता है कि 0 पे sec x की वैल्यू 1 होती है, 0 से आगे बढ़ती है sec x ऊपर चला जाता है, कहां तक जाएगा, √2 तक। π/4 पे π/4 पे cos की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो π/4 पे sec की वैल्यू कितनी होती है, उसका रेसिप्रोकल मतलब √2। sec x की वैल्यू ये है तो आपको पता है 2 से तो छोटी है। अगर sec कोई ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है sec x और √2 से छोटा है, 2 से छोटा है, तो 1 और 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू लाई करती है, उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 1। तो कितना आ गया, 1।
बात में कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। इतनी बात हम देख चुके हैं। इन्हीं सब पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर माइनस में 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 6। ये है, इसका डोमेन बताना है आपको। ये था ना क्वेश्चन हमारे पास। देखना भाई, आपको पता है कि डिनोमिनेटर में एक टर्म बैठा हुआ है। अब सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में कुछ क्या रख सकते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर एक्स बैठा है, तो एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सारी वैल्यू एक्सेप्ट करता है, उसका डोमेन आर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि डिनोमिनेटर में इतना बड़ा टर्म बैठा है, जो टर्म डिनोमिनेटर में बैठा हुआ हो उसके बारे में आपको सोचना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर माइनस में 5 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में 6, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -3 ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू आपकी 2 नहीं होनी चाहिए एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू आपकी 3 नहीं होनी चाहिए। एंड क्यों लगाया? जैसे अगर वो इक्वल टू 0 होता तो आप और लगाते हो, या तो ये 2 हो जाए या ये 3 हो जाए। तो क्योंकि अगर ये 2 होगा तो भी पूरा 0 बन जाएगा और ये 3 होगा तो भी पूरा 0 बन जाएगा। यहां एंड क्यों लगाया? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं होना है, मतलब ना तो ये 0 होना है ना ये 0 होना है, दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए और साथ साथ उसकी वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि इसकी वैल्यू तो 2 नहीं हुई लेकिन उसकी 3 हो गई, या लगा दोगे अगर और उसकी 3 हो गई, कोई फायदा ही नहीं होगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। आप सोचो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 2 हो तब एक्स कितना आता है? 2 से लेकर 3 के बीच में लाई करता है भाई। एक्स अगर 2 से 3 तक होगा तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने पर 2 आंसर देगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 2 नहीं है, इसका मतलब आपका, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एक्स आपका क्या नहीं रहा होगा? 2 से 3 के बीच की वैल्यू नहीं ली होगी उसने, ठीक है। सिमिलर बात यहां पर लेंगे कि एक्स की वैल्यू आपकी क्या नहीं रही होगी? 3 से 4 के बीच में नहीं रही होगी। ध्यान से समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू अगर 2 होती तब एक्स आपका 2 से 3 के बीच में होता। इसका मतलब जब जब आपका एक्स 2 से 3 के बीच में रहेगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 2 बन जाएगा। अगर आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को 2 नहीं बनना तो एक्स इस इंटरवल में ना लाई करे, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू 2 to 3। सिमिलर तरीके से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 3 नहीं होनी तो एक्स उस इंटरवल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स 3 से 4 में आ गया कहीं भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते ही लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ के 3 बन जाएगा और 3 नहीं बनाना है आपको, तो एक्स वो नहीं हो सकता। तो एक्स क्या क्या नहीं हो सकता? इन दोनों को अगर आप देखोगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास 2 से लेकर 4 की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। कोई भी वैल्यू आएगी, अगर 2 से 3 की आएगी तो ये 0 बना देगा, और 3 से 4 की आएगी तो ये 3 बन जाएगा तो ये 0 बना देगा। तो इनमें से कोई वैल्यू आपकी डज नॉट बिलोंग टू, तो एक्स क्या होना चाहिए? तो अब एक्स होना चाहिए r माइनस 2,4। कि अगर x की ये वैल्यूज नहीं हो सकती तो क्या हो सकती हैं? रियल नंबर में से ये वैल्यू हटा दूं, हटा दी वैल्यूज r माइनस 2,4, या फिर आप डोमेन ऑफ फंक्शन ऐसे बोल सकते हो, बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन में 4 to इनफाइनाइट। सर इंटरवल ठीक लगे क्या? बिल्कुल ठीक लगे, यहां ओपन आएगा और वहां क्लोज आएगा। आपने माइनस आप x डज नॉट बिलोंग टू, यहां क्लोज इंटरवल लगाया, मतलब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। तो जब आप लिखने जा रहे हो x बिलोंग्स टू, तो 2 को तो इंक्लूड नहीं कर सकते। अच्छा, यहां पे x की वैल्यू जो x डज नॉट बिलोंग टू 4 पे ओपन इंटरवल है, इसका मतलब x की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं तो कोई तकलीफ नहीं है, तो x की वैल्यू 4 ले लिए, इंक्लूड कर लिया। जब इंक्लूड करें, माइनस करने में वो अलग बात है। ये तो वो सेट लिखा जाता है जो आप हटा रहे हो। आपको 2 हटाना है, 4 नहीं हटाना है, तो 4 हटाने वाले में इंक्लूड नहीं किया। अगर आपको 4 नहीं हटाना है तो 4 को इंक्लूड करेंगे जब आप x लिख रहे होगे। तो क्या हो सकता है? ठीक है, तो ऐसे सोचना है आपको कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। आपने फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करके देखा, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 ना हो और साथ साथ 3 ना हो। 2 नहीं हुई, इसका मतलब x की वैल्यू ये नहीं हो, अगर 2 होती तो ये होता, अगर 2 नहीं होनी है तो इसका मतलब x 2 से 3 के बीच में बिलोंग नहीं करेगा। इतनी बात है, मुझे लग रहा है आपको तकलीफ नहीं होगी। अगला देखो भाई, इक्वेशन देखो छोटी सी, इफ y is equal to 2 times greatest integer of x plus 3 and
3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 प्लस 5, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y की वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y की वैल्यू ध्यान से समझते हैं ना। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर y और ग्रेटेस्ट इंटीजर, टू वेरिएबल्स y एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x। यहां पर आपका y तो है वहां पर, लेकिन वहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अभी नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 है। अब आपको एक बात पता है, प्रॉपर्टी कहती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की कि अगर कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको बाहर रख देता है। इनके बाहर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इससे भी और इससे भी, दोनों टर्म से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो क्या निकल कर आएगा यहां से, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6 प्लस 5, मतलब y इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, और आपका y इज इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 लिखा ही हुआ था, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। दो इक्वेशन थी, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर इधर बन जाएगा 0, इधर बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इधर बन जाएगा आपके पास माइनस 4, माइनस लग जाएगा ना इधर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी। यहां से मैं x नहीं निकालने जा रहा, यहां से अगर आप x निकालने चले गए आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ला पाओगे। क्यों नहीं ला पाओगे अभी दिखाता हूं। अगर आपके पास, मैंने दो वेरिएबल बोले, एक y और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x, y और x तो नहीं बोला, y और ग्रेटेस्ट इंटीजर x में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर मिल गया तो आप इसकी वैल्यू को उठा के यहां पुट करो, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 3, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। अगर आपके पास y की वैल्यू 11 आ गई तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 11 आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर x ने क्या किया कि 11 क्योंकि इंटीजर था उसको बाहर रख दिया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ चुकी थी, 4, कितना बन गया यहां पर 15। अगर आप x की वैल्यू निकाल लेते 4 to 5, आपको सर ये नहीं कर सकते क्या, अरे एनालिसिस तो ठीक है, ये कोई गलत बात थोड़ी है, लेकिन आपको x की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए x प्लस वाई के ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर वो निकाल लेते तो क्या होता, तो आपका y कितना आ गया, 11 आ चुका है, देख लो भाई तब क्या होता। x आपका आया है 4 से लेकर 5 के बीच में, ठीक है। x प्लस वाई जो आएगा आपके पास, x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर है, x प्लस 11 के बीच में, ठीक है। ये आएगा आपके पास 15 से लेकर 16 के बीच में, आप इस पे लगा लो, इज इक्वल टू 15, कि अगर कोई वैल्यू आपका x प्लस वाई जो है, अगर आपका 15 से लेकर 16 के बीच में लाई कर रहा है, अगर x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई 15 से 16 के बीच में लाई कर रहा है, तो x प्लस वाई पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो वो लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा, कितना बना देगा आंसर, 15, वही आया है, ठीक है। लेकिन वो करने की हमको जरूरत ही नहीं थी, हमारा आंसर उसके बिना आ रहा है, ठीक है। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। अब उसके बाद छोटा सा टॉपिक और आया ये, इसके अंदर इनइक्वालिटी ऑफ क्यों इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, आपको पता है कि अगर अंडर रूट के अंदर लगकर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का टर्म, ठीक है, तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी बैठा हुआ है उसे कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इनइक्वालिटी में आ जाएगा। तो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल से देखना शुरू करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, समझना आराम से। ये अपने आप में इंटीजर है, ठीक है। तो आपको सोचना क्या, थिंक अबाउट इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन, 2 या 2 से बड़े इंटीजर के बारे में सोचो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू डायरेक्टली नहीं करते, आपको पहले एनालाइज करना होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। अगर ये एक ऐसा इंटीजर है जो 2 या 2 से बड़ा है तो ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ऐसे सारी वैल्यू ले सकता है, ऐसे वैल्यू ले सकता है, हाँ ये ऐसे वैल्यू ले सकता है। अच्छा, अगर ये ऐसे वैल्यू ले सकता है तो ये 2 अगर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखी होती है, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर और x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट नहीं लिखोगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंटरवल का मतलब क्या होता है, इंटरवल का मतलब ये होता है, इंटरवल का मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ने 2 से इनफाइनाइट के बीच के सारे रियल नंबर ले लिए। आपको पता है सारे रियल नंबर तो दूर की बात है, वो 2.1 भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता 2.1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर होता है, इंटीजर की वैल्यू 2.1 नहीं होती। तो इस बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब है ऐसा इंटीजर
जो 2 या 2 से बड़ा हो। ऐसा कौन कौन सा इंटीजर है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो सर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की साथ साथ वैल्यू 3 आई है, और क्या आई है? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 आ जाएगी, वो सब सेटिस्फाई कर जाएंगे। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 आई है, इसका मतलब x कहां से कहां लाई कर रहा है? x की वैल्यू 2 से 3 तक चल रही होगी, तभी तो लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ के 2 आंसर निकला है। अच्छा, अगर ऐसा है तो x की वैल्यू कहां से कहां चल रही होगी? 3 से लेकर 4 के बीच में। अगर ऐसा है तो x की वैल्यू 4 से लेकर 5। ये नहीं है कि आपने इक्वल टू का साइन इनइक्वालिटी में कहीं भी लगा दिया। x की वैल्यू 3 हो सकती है, अगर x की वैल्यू 3 होगी तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आंसर निकालेगा, लेकिन x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। अगर x की वैल्यू 4 हो गई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आंसर नहीं निकालेगा, 4 निकालेगा, वो यहां लगेगा 4 वाला इंक्लूड। लेकिन 3 से 4 तक के बीच की कोई भी वैल्यू लेते रहो आप x की, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा तो लेफ्ट वाला इंटीजर पढ़ के 3 ही देगा, तो ये ठीक है। मतलब कि जब ग्रेट, इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ गई x की? 2 से 3, 3 से 4 भी हो सकता है, 4 से 5 भी हो सकता है, 5 से 6 भी हो सकता है। इसका मतलब 2 से स्टार्ट करते करते इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यूज x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट। x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट। मैं आपको बता रहा हूं, आप कुछ भी करना, आप दुनिया जहां की किसी भी जगह में आप डायरेक्ट करने की सोच लेना, आप इसे मत सोचना प्लीज डायरेक्ट करने का, कि सर हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है, हम इसको डायरेक्ट निकालेंगे। आप गलती करोगे अगर आपने ये करने की हैबिट नहीं डाली, कि ये आपने डायलॉग याद नहीं रखा कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जो इस नंबर से बड़ा है, अगर ग्रेटर देन आ गया, लेस देन आ गया, तो ऐसा कौन सा इंटीजर जो इससे छोटा है। थिंक अबाउट द इंटीजर्स, वो इंटीजर, और वो इंटीजर लिख के अगर नहीं किया अपना, सर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, वो 2 से इनफाइनाइट ही आया, बिल्कुल ठीक बात है। यूनियन क्यों लिया? कि अगर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 भी हो सकती थी, 3 होती तो ये, 4 होती तो एक्स की वैल्यू वो, 5 होती तो एक्स की वैल्यू ये। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको अगले एग्जाम्पल में दिखाता हूं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आए, ठीक है, बहुत सारी तकलीफ है। एक तो आपको लगता है कि इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो वहां पे ओपन इंटरवल आएगा, एक तो ये लगता है। दूसरा आपको लगता है 2 से है तो 2 से शुरुआत होगी, कई सारी जगह पे अटक सकते हो, कोई बच्चा कहीं अटक जाएगा, कोई कहीं अटक जाएगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 2 है तो आपको, आपका डायलॉग क्या था भाई? ऐसा इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन 2, ऐसे कौन कौन से इंटीजर 2 से बड़े हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 3 से लेकर 4 के बीच में लाई करेगी। अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू 4 से लेकर 5 के बीच में लाई करेगी, अगर ग्रेटेस्ट, अब आपको पता है। तो इसका मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 आई होगी तो x 3 से 4 में लाई करेगा, या फिर उसकी वैल्यू 4 आई होगी तो 4 से 5 में लाई करेगा, या 5 आई होगी तो 5 से 6 में लाई करेगा। तो x कहां से कहां लाई कर गया भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर की ये सारी वैल्यूज हो सकती थी। अगर 3 होती तो ये सारी वैल्यू पकड़ लेता, अगर 4 होती तो ये सब में यूनियन कर देंगे। यूनियन करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 से लेकर इनफाइनाइट, क्लोज इंटरवल 3 पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 2 इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट। देखो ध्यान से, 2 था, 2 भी नहीं आया, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन था, तो ओपन इंटरवल। आपको लगता है कि नॉर्मल इनइक्वालिटी में ओपन इंटरवल आता है, लेकिन वहां क्लोज इंटरवल आया, क्योंकि यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 के बराबर हो गया था, 3 के बराबर होती है x 3 से 4 में जाने लगा। ध्यान से ग्रेटर देन इक्वल टू बता दिया, ग्रेटर देन बता दिया। ग्रेटर देन में आपका यहां इक्वल टू नहीं होता, लेकिन क्लोजर, ये या तो ये गलती हो जाती है, या 3 लिखने की जगह 2 लिख देते हो आप। कॉमन गलती पता है क्या इसके अंदर? x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट। भाई ये थोड़ी लिखा है, ये होता है। ये तो क्या ये और ये सेम बात है? ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये बात याद रखनी है कि ऐसा इंटीजर सोचना है जो आपका इसमें 2 से बड़ा था। ऐसा इंटीजर पहला सोच लो, बस काम हो जाएगा। 3 होता है, 3 से गाड़ी स्टार्ट है, और जैसी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 होगी तो x 3 से 4 में जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 या 2 से छोटा, ठीक है, वही मैं बार बार लिख रहा हूं आपके लिए। थिंक अबाउट इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 आ सकती है, 1 आ सकती है, 0 आ सकती है, -1 आ सकती है, -2 आ सकती है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई तो x आपका
2 से लेकर 3 के बीच में लाई करेगा। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 2 या 2 से छोटा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 2 हो गया तो x कहां से कहां होगा, ये बात दोबारा बताने की जरूरत नहीं ना कि वो यहां से वो कैसे लिख दिया है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 हो गई है तो x 2 से 3 में होगा, तभी लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ के 2 बना है। आई समझ में नहीं आ रहा ना, आप बैठे नहीं हो सामने, कि आपको ये बात कितनी समझ में आ चुकी है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की दूसरी वैल्यू 3 नहीं हो सकती, 1 होगी। 1 होगी तो x कहां से कहां लाई करेगा, 1 से लेकर 2 के बीच में। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x कहां से कहां लाई करेगा, 0 से लेकर 1 के बीच में। मैंने ग्राफ बना दिया, -2 -1 0 1 2 3, -2 पे -2 से -1, -1 में यहाँ ये वैल्यू, इसमें ये वैल्यू, ये वैल्यू 2। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 हो सकती है क्या, 2 बिल्कुल हो सकती है भाई, 2 या 2 से छोटा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो सकता है। तो x 2 से 3 में जा रहा है, 2 से 3 में आपका जो x आया, x बिलोंग्स टू, उधर तो माइनस इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, आप सारी वैल्यूज मिल रही हैं, और इधर आपका 3 के ओपन इंटरवल में, 3 के ओपन इंटरवल 3 से पहले पहले, क्योंकि 3 से पहले पहले रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आंसर निकालेगा, 2 हो सकता है। अब देखना इसमें भी गलती, यहां था 2, वहां आ गया 3, यहां था इक्वल टू का साइन, वहां आ गया ओपन इंटरवल, वहां आ गया ओपन इंटरवल। तो डायरेक्टली करोगे तो ये छोटी छोटी बात में गलती हो सकती है, इसलिए ये लाइन आपको बार बार सोचनी है। थिंक अबाउट इंटीजर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, अगला वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 2। ठीक है, आप फिर मैं लिख देता हूं, इंटीजर्स, थिंक अबाउट इंटीजर्स विच आर लेस देन 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपका 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, चलते। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 1 हो रही है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक गई है, 2 तक। x की वैल्यू अगर 0 हो सकती है तो x की वैल्यू कहां से कहां गई है, 0 से लेकर 1 तक। आपको पता है, यहां लगाया मैंने -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2। जब -1 होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो x की -1 से 0। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की 0 होगी तो x की 0 से 1। ये होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी तो x की 1 से 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 नहीं हो रही, 2 से छोटी रहनी है। 2 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 1। तो ये आ जाएगा, जैसे ही आपके पास ये आ गया, आपको पता है x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू 2। अब ये आपको लगेगा कि ये तो इसी की तरह लिख दिया, जैसे पहला वाला लगा था। अब वो तो वही है कि x लेस देन 2 होता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 2 है, तब भी वो सेम ही बात है। पहले वाले में और आखिरी वाले में बात सेम थी, लेकिन जो बीच वाले दोनों हैं, ठीक है, उसमें बात तकलीफ दे है। ग्रेटर देन में नॉट इक्वल टू वाला और लेस देन में इक्वल टू वाला। बात आ रही समझ में? चारों केस दिखाने पड़े आपको। 5वां एग्जाम्पल, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर आपका -1 से 2 के बीच में, थिंक अबाउट ऐसे लिख देते हैं, इंटीजर्स विच लाइज इन दिस इंटरवल। भाई आपसे ये बोला गया कि ये एक ऐसा इंटीजर है जो इस इंटरवल में पड़ा है, ऐसा इंटीजर। तो आप ये तो देखोगे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 के जस्ट बाद की वैल्यू तो ले नहीं सकता कि -0.9 ले ले, वो तो 0 लेगा वैल्यू पहले। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या तो 0 हो जाएगी, या 1 हो जाएगी, या 2 हो जाएगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 से 1 में लाई करेगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 से 2 में लाई करेगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 2 है तो x की वैल्यू आपकी 2 से 3 में लाई करेगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो x 2 से 3 तो लाई करेगा, तभी तो लेफ्ट वाला इंटीजर पढ़कर 2 बनेगा। तो आपका x कहां से कहां चला गया, x आपका चला गया 0 से लेकर 3 तक। और कंफ्यूजन देखो, वो तो था -1 से 2, और -1 पे ओपन और 2 पे क्लोज, और वो आया 0 से 3 जहां पर 0 पे क्लोज और 3 पर ओपन। ना -1 निकला ना 2 निकला, 0 से 3 निकला है। कैसे कैसे सही आंसर निकाल पा रहे हैं हम, ये सोच सोच के। ऐसा इंटीजर सोचना है जो इस इंटरवल में लाई करे, यही 3 लाई करते हैं। 0 के लिए x यहां से यहां, 1 के लिए x यहां से यहां, 2 के लिए x यहां से यहां। सारी वैल्यूज उठा लोगे कि जब ये सारी वैल्यूज x की होंगी, तब जो इनका इन सारी वैल्यूज पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकलेगी, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ऐसा इंटीजर होगा जो इस इंटरवल में लाई करेगा।
मुझे उम्मीद है तकलीफ कम हो गई होगी थोड़ी सी। छठा एग्जाम्पल देख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में, आप बोलोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है 0, इसका मतलब आपका एक्स कहां से कहां लाई कर गया, 0 से 1। भाई -1 से 1 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है, सिर्फ 0 आता है। सातवां एग्जाम्पल इसी में, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू आपके पास लाई कर रही है 2 से 3 के बीच में, आप फौरन बोल दोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, एक्स बिलोंग्स टू 5। एक्स की ये कह रहे हैं कि ऐसा इंटीजर बताओ जो 2 से 3 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ऐसा इंटीजर 2 से 3 के बीच में, ऐसा कोई इंटीजर ही नहीं होता। इसका मतलब आप x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं ला सकते जो यहां जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पर 2 और 3 के बीच का आंसर आ जाए। 2 और 3 के बीच में इंटीजर कोई होते नहीं। जब x की कोई वैल्यू आ ही नहीं रही तो क्या हो गया आपका, x बिलोंग्स टू 5। बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या देखा था हमने, इनइक्वालिटी सब देख लिया ना, डोमेन का क्वेश्चन हमने किया था शायद। आता हूं मैं क्वेश्चन पे, इतनी बात अगर आप समझ गए हो, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में x का स्क्वायर माइनस में 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2। स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2, ठीक है। आपको पता है स्प्लिट हो रहा है वो, तो मैं पहली बात कर लेता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को मैंने लिख दिया भैया टी अभी, ठीक है। तो आपका टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, डोमेन निकालने में आप सोचोगे स्क्वायर रूट लगाए, स्क्वायर रूट के अंदर वाला कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब यहां पर आपका t -1 ऐसे करना है आपको, t में कन्वर्ट करके, शुड बी ग्रेटर, अरे t -1 t -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। यहां से आप प्लस माइनस प्लस निकाल के लाओगे, ये 1 आया ये 2 आया, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। आपको पता है आपको प्लस वाला चाहिए, मतलब t की वैल्यू आपकी 1 से छोटी यूनियन में t की वैल्यू आपकी 2 से बड़ी होना चाहिए ऐसा। t की वैल्यू 1 से छोटी यूनियन t की वैल्यू 2 से बड़ी। t क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए यूनियन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू आपकी 2 से बड़ी हो जाए, ऐसी तो समझना है। ये अपने आप में सिंपल इनइक्वालिटी आ गई। एक बात हो रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू 1, यूनियन में एक बात हो रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जब आज ऐसा है तो आपने इंटीजर सोचे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, चलता जाएगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 हो रही है तो x की वैल्यू 1 से 2 में जाएगी, अगर 0 हो रही है तो x की वैल्यू 0 से 1 में जाएगी, -1 हो रही है तो x की वैल्यू -1 से 0 में जाएगी। ये सब आपको पता है, उधर पूरा चलता जा रहा है। इसका मतलब यहां से आपका आ गया x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 ओपन इंटरवल, यूनियन लेना है, आ जाएगा। ये अब तो अभी भी सिखाया, कर लोगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में आपको लगेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x कौन कौन सा इंटीजर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 आई है तो x की वैल्यू 2 से 3, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आया तो x की वैल्यू 3 से 4, 4 आया तो 4 से 5। इसका मतलब x की वैल्यू आ रही है आपकी 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, और ये आ रही है और आपका यूनियन लगा हुआ है। तो मैं आपको यूनियन दिखाऊं क्या, ये रहा है 2, एक पार्टी कह रही है -∞ से 2 ओपन तक, दूसरी पार्टी कह रही है 2 क्लोज से इनफाइनाइट तक। अगर आप यूनियन लेने जाओगे 2 से पहले पहले की सारी वैल्यूज ये उठा लाया और 2 से वैल्यू उसने उठा ली, इसका मतलब सारे रियल नंबर आपके x बिलोंग्स टू r, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। x की आप कोई भी वैल्यू पुट करते रहो, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर में इक्वेशन लिखी है, वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगी आपको, देख लो, ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन, आओ ये रहा, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन
ग्रेटेस्ट इंटीजर में x का स्क्वायर माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x -6। इसका डोमेन निकालना है। आपको पता है ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा है, ये अंदर वाला टर्म कैसा होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन 0। मैं पहले एक बात करके ग्रेटेस्ट इंटीजर x को t मान लेता हूँ, ठीक है। तो आपका टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहां से आपने निकाला t -3 और t + 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, -3t + 2, हाँ ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आई वैल्यू -2 और यहाँ पर आई 3, प्लस माइनस और प्लस, आपको प्लस वाला चाहिए, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट। मतलब आपका जो t आया इट शुड बी लेस देन -2 यूनियन में t ग्रेटर देन 3, ये आया निकल के। मतलब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो -2 से छोटा और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 3 से बड़ा। ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से छोटा और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से बड़ा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इज लेस देन -2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन आपका 3, -2 और 3 था ना। ऐसा इंटीजर जो -2 से छोटा रहे, कौन सा इंटीजर होता है भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू या तो -1 होगी, अरे 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 अरे, या तो -3 होगी, या -4 होगी, या -5 होगी, ऐसे। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर आपके पास -3 आ रही है तो आपको पता है x की वैल्यू -3 से -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर -4 आ रही है तो x की वैल्यू ये, अगर -5 आ रही है तो x की वैल्यू ये, सबका यूनियन होना है। मतलब x बिलोंग्स टू आपका -∞ से -2 यूनियन में। अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से बड़ा है तो ऐसा इंटीजर जो 3 से बड़ा वो कौन सा होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपके पास 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, 4 5 6 7। अगर 4 है वैल्यू तो 4 से 5 x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 है तो 5 से 6 x की वैल्यू, 6 से 7। मतलब x बिलोंग्स टू 4 to इनफाइनाइट, और इन दोनों में आपको यूनियन लेना है तो x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन में 4 to इनफाइनाइट, -∞ to -2 यूनियन में 4 to इनफाइनाइट। देखो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस बात में, यही क्वेश्चन था ना एक। रिस्पेक्टिव वो सोच लिया हमने, अच्छा ठीक है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप समझ पाओ। डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर में ग्रेटेस्ट e की पावर में ब्रैकेट लगा देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -15। सुनना बात कि डोमेन निकालने जा रहे हैं, मतलब x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करे। ये अगर ये स्क्वायर रूट में होता तो ये वाला टर्म कैसा होना चाहिए था? पॉजिटिव। अगर ये e की पावर में है तो मैं आपको समझाऊं, e की पावर में अगर आपका fx ये होता है तो आप x की क्या वैल्यू पुट कर सकते हो? डोमेन कितना होता है इस फंक्शन का? सारे रियल नंबर कि e की पावर में अगर x लगाए तो x की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ग्राफ आपको दिखाया था, -∞ से इनफाइनाइट में फैला हुआ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, इसका मतलब कि ये जो पावर में बैठा हुआ ये कोई भी रियल नंबर ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं कि ये पॉजिटिव रखो या नॉट इक्वल टू 0 को, ये सारे रियल नंबर ले सकता है। मतलब x की जो मर्जी चाहिए, ये सारे कैसे निकल कर आएंगे? इंटीजर, भाई ये इंटीजर आएगा, ये इंटीजर आएगा, वो पहले से इंटीजर, ये सारे इंटीजर आएंगे। आपको e की पावर में क्या चढ़ाना था? कोई भी रियल नंबर चढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x की जो मर्जी चाहे वैल्यू डाल दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन तो r होता है, x की आप कोई भी वैल्यू डालो, वो जो नंबर निकाल के लाएंगे वो सारे नंबर कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r पे ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू r कि x की जगह आप कोई सा भी रियल नंबर पुट कर दो, ये रियल नंबर में क्या निकल कर आएगा आपके पास? ये हमेशा इंटीजर निकल कर आएगा, और इंटीजर खुद एक रियल नंबर होता है। और आपको e की पावर में जो x होता है वो x कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए, आपको रियल ही चाहिए था। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ तब होती अगर ये ऊपर क्या निकलने लगता? कॉम्प्लेक्स निकलने लगता। ऊपर कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, और कॉम्प्लेक्स कैसे निकलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर कैसा देता है भाई? इंटीजर में देता है। क्या इंटीजर नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। हाँ, अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा होता तो ये अंदर वाला कैसा होना चाहिए था? पॉजिटिव होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी स्क्वायर रूट कहीं भी लगा हुआ हो उसके अंदर वाला पॉजिटिव। तो इसमें तो डोमेन बिलोंग्स टू आर। ये तो मैं कह रहा हूं मजाकिया क्वेश्चन हो गया एकदम आपके लिए।
ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तकलीफ ये है क्या ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, सवाल तो ये आएगा। इफ ए बी सी आर 3 डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स का मतलब क्या हुआ, डेसिमल नंबर्स का कि 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, पॉइंट वाले नंबर है, डेसिमल नंबर्स है, ठीक है, 0 से 1 को बिलोंग कर रहे हैं वो, ठीक है, एंड अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मैक्सिमम, क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारा, इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर बी प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर सी, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, मैक्सिमम लगाना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है दोनों, लिख देता हूँ क्योंकि एग्जाम में हमेशा लिख कर आएगा आपके पास, क्या है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की कई वैल्यू आ सकती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ में मैक्सिमम नहीं, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 1 2 3 आई, तो मैक्सिमम कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी उसमें 3, वो बोल रहे हैं। अच्छा डेसिमल नंबर क्या होते हैं, एक बार लिख दूं भैया, डेसिमल नंबर आपको कभी तकलीफ आ जाए, डेसिमल नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करने वाले नंबर, डेसिमल नंबर, 0 भी आ जाता है उसमें कभी कभी 0, ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर हुआ आपके पास, जो छोटे वाले जो पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर हुए। अल्फा ऐसे डिफाइन किया गया, बीटा ऐसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, इसके रूट अल्फा और बीटा हो, ध्यान से समझना भाई, अगर ए बी सी तीनों आपके डेसिमल नंबर हैं, ठीक है, तो तीनों के तीनों किसके बीच में लाई करते हैं, 0 से 1 के बीच में, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ए निकालोगे तो वो 0 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर बी निकालोगे तो वो 0 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर सी निकालोगे तो वो 0 आ जाएगा। क्यों, अगर कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 0 0 हो गए, बीटा की वैल्यू 0 हो गई, बीटा तीनों का सम था ना, तीनों 0 हो चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा अब सारी तकलीफ तो अल्फा की है कि a प्लस बी प्लस सी, आपको मैं ऐसे लिखवाता हूं, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, b की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, c की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो तीनों की लेफ्ट साइड ऐड होगी और तीनों की राइट साइड ऐड होगी, भाई कितना आ जाएगा, 1 0 से लेकर 3 के बीच में, कोई तकलीफ नहीं है, 0 से लेकर 3 के बीच में, ऐसा क्यों होगा, अरे मान लो 0.1 है तो 0 से 1 के बीच में लाई कर गए, एक 0.1 है, एक 0.2 है, एक 0.9 है, तो 1.2 हो गया, और अब ये तीनों 0.9 है तो 2.7 हो गया, लेकिन किसी भी हालत में ये तीनों 1 तो नहीं हो रहे, अगर ये तीनों 1 हो जाते तब वो 3 होता, लेकिन तीनों 1 से कुछ कुछ भी छोटे रहेगा, जरा जरा से भी, तो 3 से तो हर हाल में छोटा रहेगा। आपके दिल में आ रहा है सर 2 से छोटा क्यों नहीं रहेगा, तो मैंने आपको बता दिया तीनों की वैल्यू 0.9 हो गई अगर, तो 2.7 आ जाएगा, 2 से बड़ा। अच्छा a प्लस बी प्लस सी ऐसा नंबर है, अगर आपसे पूछा जाए a प्लस बी प्लस सी कोई ऐसा नंबर है जो 0 से 3 के बीच में लाई करता है, कोई ऐसा नंबर है भैया जो 0 से 3 के बीच में लाई करता है, तो अगर ऐसे नंबर पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो या तो वो आंसर 0 दे देगा, या वो आंसर 1 दे देगा, या वो आंसर 2 दे देगा, इन्हीं तीन में से तो कोई आंसर दे सकता है, कि अगर वो 0 से 1 के बीच में हुआ तो वो 0 दे देगा लेफ्ट वाले इंटीजर पे, अगर वो 1 से 2 के बीच में हुआ तो 1 दे देगा, अगर 2 से 3 के बीच में हुआ तो 2 दे देगा, 3 तो कभी नहीं देगा आंसर। यही 3 आंसर आ सकते हैं इसके, अगर इसके यही 3 आंसर पॉसिबल हैं तो आप मुझे बताओ इन तीनों में से अगर मैं पूछ लूं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, 2 बोलोगे, और यही आपका क्या था, अल्फा था, इसका मतलब आपको पता चल गया कि अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 0 है, आपको पता लगा x x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी ना इसके दो रूट में, क्या मजाक था ये, ऐसे ही था, क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखने में लगता है कि बहुत कुछ करवाएगा आपसे क्वेश्चन, कुछ नहीं करवाता। एक मिनट की बात है बस।
ठीक है, क्वेश्चन हो गया ये वाला। नेक्स्ट पे आते हैं। क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/100, 1/2 प्लस 2/100, क्या चलता जा रहा है 1/2 प्लस 99/100 की वैल्यू पूछ ली किसी ने। ठीक है, आपको पता है एक मेथड 1 बताता हूं उसके अंदर क्या है, जिससे हम जाएंगे, कोई बात नहीं है एग्जाम में आप मेथड 1 से जाओगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप सोचना सीखो। तो मेथड 1 तो यही है कि आपके पास x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n, x प्लस 2/n से लिखा हुआ है आपके पास x प्लस n माइनस 1/n। कि देखो 1/2 तो सब में ऐड हो रहा है, सिर्फ पहले 1/2 था, एक 1/n फिर 2/n, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 100, तो n माइनस 1/n का मतलब n माइनस 1 कितना हो जाएगा 99/100। और ये आपको प्रॉपर्टी से पता है कि बराबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर nx के। तो n था आपका 100, x था आपका 1/2, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूंगा 50 आ जाएगा आंसर 50। ठीक है, हम लेकिन सोचना चाह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का 1/2 का लूंगा तो 1/2 तो 1 से छोटी वैल्यू है, 0 से तो सब बड़े, पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई, 1 छोटी वैल्यू, 1 से छोटी पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो 0 आएगा। लेकिन 1/2 प्लस 1/100 करना पड़ेगा। अब अच्छा 1/2 प्लस 1/100 करेंगे तो आएगा 51/100। ऐसे नहीं करना है, 1/2 में कुछ ऐड हुआ, 1/2 में कुछ ऐड हुआ, एक एक करके ऊपर नंबर बढ़ रहे हैं। आप मुझे बताओ 1/2 प्लस 1/100 को आप डायरेक्टली सोच सकते हो क्या कि ये एक से छोटा है? कि जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की वैल्यू एक से छोटी रहेगी तब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर कितना निकालेगा 0 निकालेगा। तो आपको ये देखना है कि इसकी वैल्यू 1 कहां पर हो रही है, सारी वैल्यू, ये तो एक से छोटी वैल्यू थी, ये भी एक से छोटी वैल्यू है, ये 1 कहां पर हो रही है। आपको पता है अगर सब में 1/2 एडेड है तो जब अगला 1/2 ऐड होगा तब वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 के। इसका मतलब जब 1/2 एडेड है और आपके पास 50/100 आएगा, नीचे 100 लगे ना, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आंसर निकालेगा, आपके पास 1 आंसर निकालेगा। और 49/100 तक आपको पता है कि 1/2 प्लस 49/100 इज लेस देन 1, क्योंकि ये 1/2 था, ये वाली वैल्यू 1/2 से कम है, 50/100 होता है ना 1/2 से। और पूरी बात मैथ्स में ई घुस जाते हैं पूरा। ठीक है, 49 जो है वो 49/100 जो है वो हर हाल में छोटा होता है 50/100 से, मतलब कि 49/100 जो है वो छोटा होता है 1/2 से। दोनों तरफ अगर 1/2 ऐड कर दूं तो 1/2 प्लस 49/100 ये छोटा होगा किससे 1 से। तो 49/100 की सारी वैल्यूज क्या हैं, जब तक 49/100 रहा सब वैल्यूज किससे छोटी हो गई आपकी 1 से छोटी हो गई। आपका ये था 1/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1/2 प्लस 1/100 ऐसे चलता जा रहा था। ठीक है, फिर आया होगा 1/2 प्लस 49/100। ठीक है, फिर आया होगा 1/2 प्लस 50/100। ठीक है, फिर आया होगा आपके पास 1/2 प्लस 51/100, चलता जा रहा है ऐसे करके। और यहां पर 1/2 प्लस 99/100 इसकी वैल्यू पूछिए। आपको पता है ये सारी वैल्यूज जो हैं ये 1 से छोटी हैं, तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। ये 1/2 थी वैल्यू, 1/2 प्लस 1/2, यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 निकलना शुरू हुआ आपका 1। लेकिन आपको पता है कि ये वैल्यू तो 1/2 हो गई, लेकिन 51/100 जो है वो तो 1/2 से बड़ा हो गया। और 1/2 में अगर 1/2 से बड़ी वैल्यू ऐड करूंगा तो 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अब अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लग के वो 1 आंसर दे सकती है। लेकिन आपको एक बात और पता है कि सर जो वैल्यू 1 से बड़ी होती है, अगर कोई आपके पास t है और वो 1 से बड़ा है तो इट कैन बी ग्रेटर देन 2 ऑल्सो। कि भाई कोई वैल्यू अगर 1 से बड़ी है और उसके बारे में हमें नहीं पता है तो 1 से बड़ी वो 1.1 1.2 भी हो सकती है, और 2.1 2.2 भी हो सकती है, और 5 भी हो सकती है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि ये तो वैल्यू 1 आ गई, अगली वाली वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहे हो, फिर उसके तो वो तो चलो थोड़ी सी बड़ी है तो 1.1 के आसपास रह जाएगी। आपको ये देखना है कहीं एंड तक ऐसा तो नहीं हो रहा कि 2 से बड़ी चली जाए वैल्यू, क्योंकि अगर वैल्यू 2 से बड़ी चली गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने पर 2 आंसर देना पड़ेगा। आपको ये वाली बात पता है कि अगर 1/2 के अंदर मैं 3/2 ऐड करूं तब वो 2 होता है। ठीक है, मतलब 1/2 के अंदर 1/2 के अंदर 1/2 के अंदर अगर मैं 150/100 ऐड करूं
तब वो बराबर किसके आएगा, 2 के आएगा। आपकी गिनती तब वो 2 के बराबर आएगा, और इससे छोटी सारी वैल्यूज 150 से कम अगर ऊपर गया है तो सब आंसर किससे रहेंगे, 2 से छोटे रह जाएंगे। अच्छा, सब आंसर 2 से छोटे रह जाएंगे। 2 से छोटे वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे, कितना मिलता जाएगा, 1। आपका ये 150 तक तो नहीं जा रहा, आपका कहां तक जा रहा है, 99 तक। 99 तक अगर ये जा रहा है तो आपको पता है ये जो वैल्यू अंदर लिखी हुई है ये आज भी ये 1 से तो बड़ी है, लेकिन ये 2 से छोटी है। इट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। अरे ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो इसका भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के देगा आपको आंसर, वो कितना देगा, वो 1 देगा। अब आपको यहां से एक बात क्लियर हो गई कि आपका 1 + 1 + 1 + 1 ये आ गया। कहां से आया, गिनती 49 से लेकर कहां तक की थी, 99 की। आपको पता है 99 - 49 99 तक की गिनती थी, दोनों तरफ इंक्लूडेड है। हाँ, दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है। 40 कुछ सेपरेट करने की जरूरत नहीं। कितना आ गया, 50। ठीक है, तो 1 को 50 बार ऐड करो, कितना आ जाएगा, 50। आप बोलेगा सर इसको फॉर्मूले से क्यों नहीं करे, इतनी बड़ी बात क्यों समझे। मैं समझाता हूं आपको मैंने इतनी बड़ी बात क्यों समझाई है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया 1/2 1/2 + 2/100, फॉर्मूला कर गया फेल, फॉर्मूला फेल कर गया। हाँ, फॉर्मूला तो लगता है x + n-1/n तक। क्या वो n-1 लिखा है, 199 लिख दिया है वहां पर, वो 299 लिख देते, मैं 173 लिख देता, कुछ भी लिख सकता था, मेरी मर्जी थी। मैंने 199 चूज किया। चलो, अब आप मेथड लगाना शुरू करोगे। अच्छा, 1/2 आपका चल रहा है, आंसर 0 निकालेगा। 1/2 में जब आप 1/2 ऐड करोगे, मतलब 50/100, 50/100, तब ये वैल्यू 1 के बराबर होगी। 1/2 में जब आप 3/2 ऐड करोगे, तब ये वैल्यू 2 के बराबर होगी। और जब 150 से पहले 149/100 में ये सारी वैल्यूज 2 से छोटी रहेंगी, इनका सम 2 से छोटा रहेगा। आपको मैं बता दूं, 149/100 जो है वो हर हाल में छोटा होगा 150/100 से, मतलब वो छोटा होगा किससे, 3/2 से। तो जब आप 1/2 ऐड करोगे तो वो 2 से छोटा रह जाएगा। तो अब आपको सोचना है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि 50/100 से लेकर 149/100 तक तो सारे आंसर 1 आएंगे। ठीक है, उसके बाद 150/100 से लेकर 199/100 तक ये सारी वैल्यूज आपके पास, ये जो सारी वैल्यूज हैं, तो आपका आंसर ये 2 से बड़ा हो चुका है। 2 से तो बड़ी हो गई ये सारी वैल्यूज। 150/100 के अंदर, 150/100 2 से बड़ा नहीं होता, 150/100 के अंदर 1/2 ऐड हो रहा है, वो 2 से बड़ा हो गया। आपको देखना कि 3 से तो बड़ा नहीं हो गया। तो 150 देखो, 1/2 के अंदर अगर मैं 5/2 ऐड करूंगा तब वो 3 बनेगा। मतलब मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा यहां पर, 250/100, तब वो 3 आएगा निकल के। आपकी गिनती क्या 250 तक जा रही है, कि आपकी कहां तक जा रही है, 199 तक जा रही है। तो इसका मतलब कि वो सारी वैल्यूज जो आ रही है निकल के 1/2 + 199/100 तक, वो सारी वैल्यूज 1/2 प्लस में 199/100 तक, ये सारी वैल्यूज 2 से बड़ी हैं, लेकिन सारी वैल्यूज 3 से छोटी हैं। इसका मतलब जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे 1/2 + 199/100 पर, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक सब में 2 + 2 + 2 चला है। कोई तकलीफ नहीं इतनी बात में। 49 से 99 तक था। पिछली बार क्या लिख दिया था मैंने, 50 था ना ये। -50 + 1 दोनों तरफ को इंक्लूड करके, एक तरफ वाला इंक्लूड नहीं था पहले, एक तरफ वाला इंक्लूड नहीं होता, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आपका 50 आया होगा आंसर। यहां पर आओ। ठीक है, यहां पर आपके पास देखो गिनती शुरू हुई 50 से लेकर, ये 111 ऐड हुए भाई। उसके बाद क्या हुआ फिर, 2 + 2 ऐड हुए। ये गिनती आपकी 50 से लेकर कहां तक गई है, 149 तक। और ये गिनती आपकी 150 से लेकर कहां तक गई है, 199 तक। ठीक है, दोनों तरफ वाले इंक्लूड हो रहे हैं। 149 - 50 + 1 करूंगा। ठीक है, तो कितने टर्म्स आ गए मेरे पास, मेरे पास आ गए 100 टर्म, 100 टर्म। अच्छा, यहां पर आपके पास 199 - 150 + 1 करूंगा, तो यहां पर मेरे पास आ गए 50 टर्म।
100 टर्म यहां पे आए, 50 टर्म यहां पर आए, मतलब 100 बार तो 1 ऐड हो रहा है, तो 100 इंटू 1, और 50 बार आपके पास 2 ऐड हो रहा है, 50 इंटू 2, तो कितना आ गया, 100 प्लस 100, 200 आ गया, 200। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं इसके अंदर, बात समझ में आ रही है कि आपने क्या किया कि 100 इंटू 1 अपॉन 50 इंटू 2, 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 100 बार तो निकल कर आ रहा था 111, और फिर 150/100 जहां लग गया था वो निकला 3/2, से 1/2 ऐड हुआ 2 बन गया। इसका मतलब इसके बाद के सारे नंबर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते तो 2 2 निकलता, तो 2 कितनी बार निकला, 50 बार निकला, नंबर ऑफ टर्म्स लिखे हैं 50 टाइम्स लिखा, तो 50 टाइम्स 2 निकला, 100 टाइम्स 1 निकला, कितना आ गया आंसर, 200। तो फॉर्मूला यहां पे फेल करता है आपके लिए। मैं लेकिन आपके पास एक और सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं, 1/4 प्लस में 1/4 प्लस 1/100, 1/4 प्लस 99/100। अगर आप इसको मेथड 2 से सोचो तो आपको पता है 1/4 में क्या ऐड होना जरूरी है, 3/4, तब वो 1 बनाएगा, उससे पहले पहले 1 से छोटा रहेगा, सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। इसका मतलब 1/4 में आप ऐड करोगे 75/100, तब वो आंसर 1 निकालेगा। इसका मतलब 75 वाले टर्म से लेकर 99 वाले टर्म्स में आपका 1 + 1 चला है। ये कितने टर्म होते हैं, 25 टर्म होते हैं, 25 टर्म होते हैं, इसका मतलब आंसर कितना है, 25। आप फॉर्मूले से देख लो, ये वैल्यू बराबर होगी 1/4 इंटू 100 के, मतलब कि 25, जिससे मर्जी चाहो। अर्जी वो तो अब सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको वो बता दिया कि आपको मेथड से सोचना कैसे है, वो आपके लिए काम की चीज थी। उसके बाद नहीं तो आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर क्वेश्चन ऐसा आया, देखो अगर x लग गया, x प्लस प्लस 99/100 की वैल्यू 7 दे दी उन्होंने, 7 नहीं है ना, हाँ 7 दे दी, और पूछ लेते हैं x इज इक्वल टू, देन x इज इक्वल टू 7 आई है वैल्यू, मतलब 7 वैल्यू ऐसी हैं, सिर्फ 7 वैल्यू ऐसी हैं जिन्होंने क्या निकाला है, 111 आंसर निकाला होगा। सिर्फ 7 वैल्यू ऐसी, एंड वाली 7 वैल्यू होंगी, क्या सोचोगे, एंड वाली 7 वैल्यू होंगी, एक्स की क्या वैल्यू होगी कि सिर्फ एंड वाली 7 वैल्यू आपको 1 निकाले, ऐसे नहीं सोचना है, उसमें लग जाएगा टाइम। आपके पास लिखा हुआ x प्लस 1/n, x प्लस 2/n से लेके x प्लस n माइनस 1/n। आप इसके अंदर अप्लाई करोगे डायरेक्ट प्रॉपर्टी कि ये जो भैया पूरी इतनी बड़ी वैल्यू लिखी थी, ये तो हमारे पास 100x के बराबर है, nx होता है ना, 100x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 7 के बराबर है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाना। अच्छा 100x का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 7 के बराबर हो गया, तो आपको पता है कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 7 के बराबर है तो 100x की वैल्यू जो है वो 7 से लेकर कहां तक जारी होगी, 8 के बीच में होगी। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू ये है तो x की वैल्यू आपके पास 7/100 से लेकर 8/100 आ गई। जैसे आपने ये लिखा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0.07 टू 0.08, इनके बीच में। आप ये बात सोच के निकालते बहुत टाइम लग जाता, बहुत तकलीफ हो जाती है अगर आप सोच के निकालते। ठीक है, अगर आपको पता है कि 7 निकला है आंसर, तो इसका मतलब 7 बार 111 ऐड हुआ है, इसका मतलब 93 पे पहली बार ऐड हुआ होगा, इसका मतलब 93 पे जाके 93/100 जो है उसके साथ x हुआ होगा ऐड, तो 1 बनाया होगा उसने 93 बाई, तो 93/100 के साथ क्या ऐड करोगे आप, 7/100, तो 7/100 से शुरू हुआ है। लेकिन वैसे नहीं सोचना, आपको सोचना है ये जो फॉर्मूला होता है, अगर इसकी वैल्यू 7 दे रखी है तो ये पूरी वैल्यू तो 100x के ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 7 के बराबर, तो वो नंबर जो अंदर वाला लिखा है वो 7 से 8 के बीच में। x थोड़ी है 7 के बराबर के, x हो जाएगा 7 से 8, आपका 100x है 7 के बराबर, तो 100x 7 से 8 के बीच में 100 का डिवाइड लगा दिया, x की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू निकल आई। इतनी बात में देख लो, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आप इक्वेशंस देखो, मेनली तो टॉपिक क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मिला के जो इक्वेशंस होती हैं वो आपका तकलीफ दे पार्ट होता है थोड़ा,
ये तो सिंपल है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x आया प्लस में, ये इसका मेथड होता है, लेकिन इज इक्वल टू 2 आया। ठीक है, आपको सोचना क्या है, आपको सोचना क्या है, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू 2। ये एक इंटीजर है, ये दूसरा इंटीजर है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात लगा दूं पहले, आपको लगेगा अगर इसकी वैल्यू 5 हो जाए और इसकी वैल्यू आपके पास -3 हो जाए तो 2 आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि नेगेटिव नहीं आएंगे दोनों। क्यों नेगेटिव नहीं आएंगे? क्योंकि अगर आपका x नेगेटिव हो गया तो 1/x जो उसका रेसिप्रोकल होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल, वो भी नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है x तो 1/x भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा वो तो लेफ्ट वाला इंटीजर और पकड़ेगा। मान लो माइनस में 0.1 भी है तो वो -1 दे देगा आपको आंसर। तो ये भी नेगेटिव आंसर दे देगा, ये भी नेगेटिव आंसर दे देगा, और दो नेगेटिव का सम कभी 2 नहीं आएगा। तो एक बात तो पहले काटनी है कि नेगेटिव नंबर्स आर नॉट यूज्ड, नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, रीजन आप लिख लेना। ठीक है, रीजन क्या रीजन है कि अगर आपका x नेगेटिव हुआ तो 1/x भी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों सर ऐसा होता है कि अरे -2 है, उसका रेसिप्रोकल लो, -1/2 ही तो आएगा, ये थोड़ी नेगेटिव होने में रेसिप्रोकल लेने में पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नंबर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी नेगेटिव, दो नेगेटिव का सम 2 नहीं आ सकता। एक बात हुई। अब आप क्या बताते हो, उसका टेबल बनाई जाती है। तो अच्छा ठीक है सर, नेगेटिव नहीं आ सकते, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये आपका इंटीजर 1, ये इंटीजर 2, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 और 2, 1 और 1 और 2 और 0। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब और या तो ये होगा या वो होगा। तो आपने पहला केस लिया, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 0 रखा और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x की वैल्यू मान लो आ गई 2। ठीक है, इसमें एंड है। ये एक केस, ये दूसरा केस, तीसरा केस, या तो ये होंगी वैल्यूज, या ये होंगी या ये होंगी, इनमें तो ठीक है। लेकिन अगर ये होंगी तो दोनों होनी चाहिए, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी 0 होना चाहिए और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 हो गया तो 1/x की ग्रेटेस्ट इंटीजर को 2 होना ही होना है। तो इनके बीच में तो लगेगा इंटरसेक्शन, केस 1। तो केस 1, केस 2 और केस 3 उनमें तो लग गया यूनियन, लेकिन केस के अंदर जो दो अलग अलग वैल्यूज है उनमें लगेगा इंटरसेक्शन। ये 0 है तो वो 2 होना जरूरी है। x की ऐसी वैल्यू लानी है जिसपे ये 0 हो जाए और वो 2 हो जाए। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 0 है तो x की वैल्यू 0 से 1 में लाई करेगी। 1/x अगर ऐसा है तो आपको पता है 1/x की वैल्यू आपके पास 2 से लेकर 3 में लाई करेगी। ऐसा होगा क्या? हाँ, और क्या होगा देखो, 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आपके पास 2 आ रहा है तो आपको पता है 2 से 3 में लाई करेगा 1/x। अगर 1/x यहां लाई करेगा, आपको पता है आप रेसिप्रोकल ले लोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे तो x लाई करेगा 1/3 से लेकर 1/2 के बीच में। दोनों साइड पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल लोगे, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। आपने कहा पलटा सर, वही तो लिख दी इनइक्वालिटी, अरे वो उसको उधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया रेसिप्रोकल। अब इन दोनों में अगर आप इंटरसेक्शन लेने जाओगे तो एक पार्टी कह रही है 0 से 1 के बीच में रहेंगे, एक कह रहा 1/3 से लेकर 1/2 के बीच में, ये कह रहा है यहां से यहां और ये कह रहा है यहां से यहां। आपको पता है x बिलोंग्स टू 1/3 टू 1/2। ये आना है आंसर कि जब जब x की वैल्यू 1/3 से 1/2 के बीच में रहेगी तो आप सोचो, आपका ये था ना क्वेश्चन, 1/3 से 1/2 के बीच में अगर x की वैल्यू है तो एक से छोटी वैल्यू है, ये तो आंसर दे देगा 0। अगर x की वैल्यू 1/3 से 1/2 के बीच में है तो 1/x की वैल्यू 1/2 से 3 के बीच में होगी, और 2 से 3 के बीच की वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो 2 देगा आंसर। बिल्कुल ठीक आई। तो या तो 0 और 2 होते हैं, तो उसमें आप बनाने पड़ते हैं आपको केस में एक टेबल। ठीक है, थिंक क्या करना है, ऐसे इंटीजर जिनका सम 2 हो, लिखवा दिया था क्या, थिंक सम ऑफ 2 इंटीजर्स, ये और वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। उसके बाद केस 2 आपका, केस 2 क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू भी 1 आ जाए और साथ साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x की वैल्यू भी कितनी आ जाए, 1 आ जाए। यहां से आपका x कहां से कहां लाई करेगा, 1 से 2 के बीच में। यहां 1/x कहां से कहां लाई करेगा, 1 से 2 के बीच में। आप इसमें रेसिप्रोकल ले लोगे, x की वैल्यू 1/2 से लेकर कहां तक आ जाएगी, 1 तक आ जाएगी।
ठीक है, इन दोनों में अगर मैं इंटरसेक्शन लेने चला गया 1/2 1 और 2, ये पार्टी कह रही है 1/2 से 1 तक रखो मैं, वो पार्टी कह रही है आपकी 1 से लेकर कहां तक 2 तक। आपको पता है x की वैल्यू 1 आएगी सिर्फ निकल कर, इंटरसेक्शन लेने जाओगे x की सिर्फ 1 ऐसी वैल्यू है, 1 पुट करोगे ये भी 1 दे देगा वो भी 1 दे देगा, क्या आंसर निकलेगा आपका 2 निकल आएगा 1 + 1 में। दूसरा केस, तीसरा केस देखो भाई, तीसरा केस की केस कहां से आ रहे हैं, अरे लिखे थे ना किन दो इंटीजर का सम होता है ऐसा। तीसरा केस आपको कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू तो रख दो 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1/x की वैल्यू रख दो आप 0। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू रहेगी 2 से लेकर 3 के बीच में, तो 1/x की वैल्यू रहेगी आपके पास 0 से लेकर 1 के बीच में। मैं रेसिप्रोकल लेने जा रहा हूं, आपको पता है 1/x की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, ये कहां पता है सर, अरे ग्राफ देखा है ना 1/x का, उसमें रेंज जो आती है उसमें 0 कहां आता है, तो पहले तो उसी को ठीक करें 0 से लेकर 1 के बीच में। क्यों, ड्यू टू रेंज ऑफ 1/x, रेंज लिख लो या डोमेन लिख लो, डोमेन के थ्रू भी एक्सप्लेनेशन है, रेंज के थ्रू भी। रेंज के थ्रू भी एक्सप्लेनेशन होता है, डोमेन के थ्रू भी। रेंज और डोमेन सेम बात नहीं है, डोमेन के थ्रू की एक्सप्लेनेशन है कि अगर इसको 0 होना है 1/x को, तो x की वैल्यू क्या रख देनी चाहिए, इनफाइनाइट आनी चाहिए। क्या आप x की वैल्यू इनफाइनाइट रख सकते हो, क्या कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट रख सकते हो, कभी नहीं रख सकते, तो डोमेन की भी प्रॉब्लम है। रेंज क्या है, y = 1/x का ग्राफ बनाया कभी 0 नहीं होता। अब आप रेसिप्रोकल लेने जा रहे हो, रेसिप्रोकल लेने जा रहे हो, x की वैल्यू आपको पता है 1 से लेकर इनफाइनाइट चली जाएगी, और ऐसा होगा क्या, हाँ रेसिप्रोकल लोगे 1/0 क्या बनेगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1, ये वैल्यू ये आ गई वो ये आ गई, दोनों के बीच में आपने इंटरसेक्शन लिया। अगर आपने इंटरसेक्शन लिया 1 2 3 इनफाइनाइट, ये कह रहा भैया 2 से 3 में रखो, वो कह रहा 1 से इनफाइनाइट में, कोई तकलीफ नहीं है, कोई वैल्यू रख लो आप 1 से इनफाइनाइट तक की, 1 से इनफाइनाइट की आप कोई भी वैल्यू रखोगे, ये 1 से इनफाइनाइट की, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में गई, ऊपर न्यूमरेटर में है 1, डिनोमिनेटर में 1 से बड़ी वैल्यू है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, ये हमेशा 1 से छोटी वैल्यू रहेगी, 1 से छोटी वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे हमेशा 0 देगा, ठीक है। लेकिन x ने बोल दिया है कि हम तो 2 से 3 के बीच में रहेंगे, तो यहां से निकल कर आएगा x बिलोंग्स टू 2 to 3। अब तीनों का यूनियन ले लो, क्या थी पहली वैल्यू आपके पास 1/3 से 1/2 1, और ये आया x बिलोंग्स टू 1/3 to 1/2, यूनियन में अकेली वैल्यू 1, यूनियन में 2 to 3, अरे 2 पे क्लोज था ना, ये सारी x की वो वैल्यूज हैं, ये x की वो वैल्यूज आई हैं जो जब आप पुट करोगे x की वैल्यूज 1/3 1/2, तो इन x की वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/x की वैल्यू आपकी 2 निकलेगी। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, केस बनाने, हर हाल में केस बनाने, बात में क्लैरिटी है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है। यहीं पे मेरे ख्याल से खत्म कर देना चाहिए अभी, ठीक है, इतना आपके लिए काफी है। नेक्स्ट टर्न पे हम इसका एक आध क्वेश्चन और करके देखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट मिलके जो इक्वेशन होती है वो ज्यादा काम की चीज है, उसे देखते हैं, ठीक है। ये आपका लेक्चर खत्म होता है।